यूट्यूब के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जानेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आगामी परीक्षाओं जैसे कि टेट और अदर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे लेखपाल और सभी एग्ज़ामों में इस तरीके की अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इन शॉर्ट मैं आपको बहुत ही क्लियरली आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश जिन्हें हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। सबसे आसान तरीका है याद करने का कि अक्षांश क्या होती है। लैटिट्यूड इंग्लिश में नाम है इनका। तो वह लाइनें जो लेटी हुई होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में आपको इस तरीके से लेटी हुई लाइनें आपको दिखेंगी, आपको जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो अक्षांश होती क्या है? अक्षांश रेखाएं होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर का मतलब क्या है कि आप ग्लोब पे देखेंगे तो आप हमेशा इस तरीके से खींचेंगे, तो ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। और ये हमेशा काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आप इन्हें पृथ्वी पे आप ढूंढेंगे कि ये रेखा कहाँ से जा रही है तो आपको खींची हुई नहीं दिखेंगी। ये हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से हमने इन्हें खींचा है, माना हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी के बीचों बीच अक्षांश होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच आप देखेंगे तो ये ग्लोब है पृथ्वी के बीचों बीच, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। तो वो क्या होती है, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो वह 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है तो 2 भागों में बांटने में कौन से 2 भाग बनते हैं? एक तो उत्तरी गोलार्ध बनता है सबसे ऊपर वाला, और जो नीचे वाला पार्ट बनता है वो कौन सा कहलाता है? वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगर हम ऊपर वाले पार्ट को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर 0 से 90 डिग्री तक अक्षांश जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल ऊपर होंगे नॉर्थ में, वही एंगल सेम टू सेम नीचे भी होंगे दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वो क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। तो ग्लोब में हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा ग्लोब है और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये 0 डिग्री है हमारा, और ये हमारा, तो ये हमारा कर्क रेखा है, ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है 23.5 डिग्री। तो अगर कोई हमसे कहे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। सेम टू सेम ही 23.5 डिग्री जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर में कहलाती होती है वो क्या होती है? हमारी मकर रेखा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून। तथा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 22 दिसंबर है, और आज दक्षिणी गोलार्ध में का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे देखेंगे कि ग्लोब पर, अगर मैं आपको बताऊं बना करके, ये हमारा ग्लोब हो गया, और अगर हम इसमें अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं, मैं कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। ये इस तरीके से 0 से हम 90 डिग्री ऊपर चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के पैरेलल चलती जा रही है, समानांतर, ठीक है। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि अगर इस तरह से बनाऊं और कोई अक्षांश रेखा कभी ऐसी जा रही है, कोई ऐसी जा रही है, कोई ऐसी, इस तरीके से नहीं, तो इस तरीके से जाएगी वो, तो समानांतर होती है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 1111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, सॉरी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपको मिलेगी 111 किलोमीटर, जिसे हम जोन बोलते हैं। इस तरीके से जैसे कि दो, एक अक्षांश रेखा ये, एक अक्षांश रेखा ये, 0 डिग्री और 1 डिग्री, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपको कितनी मिलेगी? 111 किलोमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं, ठीक है। कुल अक्षांश हमारे कितने हैं? 180 हैं टोटल। अगर आप जोड़ लेते हैं इन्हें तो 0 से 90 डिग्री आप इधर जाएंगे, 0 से 90 डिग्री आप इधर जाएंगे,
और 0 से 90 डिग्री आप इधर जाएंगे तो 90 90 180, और एक ये तो कितना हो गया टोटल आपका 181 अक्षांश। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं देशांतर रेखाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इनको भी याद करने का तरीका है कि ग्लोब में जो लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स जो आपकी इस तरीके से खड़ी हुई लाइन है, ठीक है, जो वर्टिकल हैं आपकी, तो इन्हें आप क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे या फिर लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन अक्षांश रेखाएं हो गई, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग खड़ी हुई लंबाई, लॉन्ग कौन होगा, जो खड़ा होगा, तो देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। अगर हम ग्लोब में अगर इन्हें देखते हैं तो ये हमारा नॉर्थ पोल, सॉरी ये क्या हो जाता है बीच में, फिर से देखते हैं, हाँ, तो ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर हम इस तरीके से खींचते हैं देशांतर रेखाएं, इस तरीके से आप ग्लोब में देखेंगे, तो ये आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कि हम इसमें उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिला रहे हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की तरह ये भी एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिन्हें हमने अपनी सुविधाओं के हिसाब से इन्हें बनाया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, समानांतर क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि एक पोल से दूसरे पोल पे जाने की वजह से ये बीच में क्या होती हैं, इस तरीके से बैंड हो जाती हैं। तो ध्रुवों से अगर आप विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ अगर आप आएंगे तो क्या होगा, आपको दूरी बढ़ती दिखी जाएगी। अगर हम यही बोलें कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है कि बढ़ती है, तो वह दूरी घटती जाती है। ठीक है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आते वक्त देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, बढ़ती जाती है। तो देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ मिलेगी आपको, भूमध्य रेखा पर। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से भूमध्य रेखा तक आते आते उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो सबसे अधिक दूरी आपको कहाँ मिलेगी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, कितनी दूरी होती है, 111.32 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे माना गया है, देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस प्रकार से ये 0 डिग्री एक अक्षांश रेखा होती है, इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखाएं भी होती है। ये पोल से पोल बना रही है 0 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रधान यमोत्तर या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्रधान यमोत्तर या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच से होकर के जाती है, इसलिए इसको ग्रीनविच भी बोलते हैं। ग्रीनविच कहाँ मिलेगा आपको, लंदन में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये ड्राइंग में देख सकते हैं कि एक ये ग्लोब में 0 डिग्री ये दोनों पोल को दिखा रहे हैं, और ये जो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है आपको दिख रही है, ये एक तरीके से एक ये पूर्वी हिस्सा इसका ये 180, क्योंकि 0 से 180 पूर्वी की तरफ और 0 से 180 पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ये पूर्वी 0 से 180 पूर्व की तरफ जाएगा तो पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और 0 से पश्चिम की तरफ 180 जाएगा तो पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। तो कुल देशांतर कितनी हो गई हमारी, टोटल 360। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा विपरीत होती है 180 डिग्री के। ठीक है, ये 180 लिखा हुआ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा विपरीत है 180 डिग्री के। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गई, और अगर आप ग्लोब की दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको 180 डिग्री आपको दिखाई देगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है, कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है, जब आप देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जब ग्लोब से होकर के इस तरीके से जाती है तो वह अल्जीरिया को सबसे पहले कट करती है। अल्जीरिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी देश है। उसी के साथ में ये कर्क रेखा को भी कट करती है 23.5 डिग्री। फिर ये और नीचे आती है तो ये गिनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा को कट करती है। फिर और नीचे आती है तो अटलांटिक महासागर में ये मकर रेखा को काटती है। तो इस प्रकार से वह 3 रेखाओं को काटती हुई निकल रही है, मुख्य मुख्य कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और कहाँ कहाँ पे कर्क रेखा को काट रही है, अल्जीरिया में, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में, तथा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर हम समय के हिसाब से देखें तो 4 मिनट होती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं आपको हमेशा समय दिखाएंगी, और जो आपको अक्षांश होंगे
अक्षांश से आप क्या देखेंगे, आप टेम्परेचर को देखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री पे आपको टेम्परेचर और 90 डिग्री पे आपको टेम्परेचर आपको हमेशा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो आप इससे क्या देखते हैं, 90 डिग्री पे पोल ठंडा ठंडा होता है और टेम्परेचर 0 डिग्री पे कैसा होता है, गर्म होता है। तो अक्षांश में अगर आप देखेंगे तो 0 से 90 डिग्री पे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो टेम्परेचर आपको कम होता दिखाई देगा। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं से हम क्या नोट करते हैं, हम टाइम देखते हैं। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में प्रमुखता किसका रोल है, देशांतर का रोल होता है। ठीक है, अक्षांशों का रोल नहीं होता है, देशांतर का रोल होता है। लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाएं अगर हम मिला दें तो हम इसमें हम ग्लोब पर किसी पर्सन की या फिर किसी भी जगह की हम पोजीशन जान सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार किसी से पूछते हैं लोकेशन में तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूड क्या है और तुम्हारा लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल करके आपको क्या मिलाते हैं, एक ग्रिड नुमा संरचना बनाते हैं जिससे आप किसी व्यक्ति की या फिर किसी भी जगह की पोजीशन को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।